ये अंतिम ऑफर क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नक्सल एनकाउंटर का एक नया वीडियो सामने आया है। कांकेर में नक्सल एनकाउंटर का ये वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 2 एनकाउंटर हुए थे कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में, जहां पे देखिए हमारे जाबाज किस तरीके से लोहा लेते हुए नजर आए हैं। कांकेर का ये घने जंगल वाला ये इलाका है, बहुत ही टफ यहाँ पे टेरेन है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे हालातों में ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए हिंद की सेनाएं, ये सुरक्षा बलों के जाबाज जवान हैं, इनका जज्बा देखिए, इनका हौसला देखिए, इनकी निष्ठा देखिए, इनका समर्पण देखिए और इनके हौसले देखिए, कैसे ये नक्सलियों को पस्त कर रहे हैं, कैसे ये नक्सलियों को नष्ट कर रहे हैं और कैसे नक्सलियों को ये ध्वस्त कर रहे हैं, उनका नाम और निशान मिटा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा नक्सलियों से, नक्सलियों के गढ़ में उनको खत्म करते हुए, उनके गढ़ को ध्वस्त करते हुए, उनको मिटाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की आवाज़, गोलियों की तड़तड़ाहट, ये आवाज़ की तस्वीरें भी ये बाकायदा हमारे जवान के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा ये सोशल मीडिया पर ये शेयर किया गया था। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि कितने मुश्किल सिचुएशन में, कितने विषम परिस्थितियों में हमारे जाबाज जो है नक्सलियों से लोहा लेते हैं। और ये लगातार ऑपरेशन को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये सुरक्षा बलों के जवान इतने मजबूती से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नक्सलवाद पर वार की ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर नक्सलियों के खात्मे की है, दूसरी तस्वीर में नक्सलियों को ढेर करने के बाद से जो हथियारों का जखीरा मिला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए नक्सलियों के खात्मे के बाद से जश्न मनाते हुए जवानों की तस्वीरें। तीनों तस्वीरों को आप समझिए, नक्सलियों को एक के बाद एक ढेर किया गया है। 30 नक्सलियों को 2 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन को अंजाम देकर, गंगालूर जो नक्सलियों की घोषित राजधानी हुआ करती थी, वहां पे ये नक्सलियों का खात्मा हुआ है। उसके बाद से नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा जो मिला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद भी देखिए हमारे जवानों का जोश किस तरीके से हाई है। तो वहीं रायपुर में नक्सल ऑपरेशन पर बोले विजय शर्मा, नक्सलियों के पुनर्वास नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बनाई है देश की सर्वश्रेष्ठ सरेंडर पॉलिसी, सामूहिक सरेंडर पर इनाम की राशि डबल होगी। विजय शर्मा ने एलवत पंचायत अभियान का भी ऐलान किया है। पंचायतें खुद लोगों को सरेंडर कराएगी। नक्सल मुक्त गांवों का होगा तुरंत विकास। 25 सालों से गरपा में बंद साप्ताहिक बाजार शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ। तो देश का सर्वश्रेष्ठ ये पॉलिसी जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन है नक्सलियों के पास। एक तरफ
ग्राउंड जीरो पर देखिए जवान किस तरीके से नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। दूसरा विकल्प जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी और नीरज तिवारी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, जो जब भी इस तरीके से हमारे जाबाज ऑपरेशन को अंजाम देते तो तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते। सबसे पहले नीलेश आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जो ऑफर सरकार के द्वारा दिया गया है ऐसा ऑफर कहाँ ही मिलेगा, क्योंकि देखिए एक दिन पहले 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है सुरक्षा बलों के द्वारा, दूसरे दिन ये ऑफर खुद गृह मंत्री कहते हैं कि इस ऑफर के जरिए ऐसा लगता है कि सबका जीवन जो है वो संवर जाएगा। इस ऑफर के बारे में विस्तार से बताइए, क्या हाइलाइट्स है? बनी साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद विष्णुदेव साय सरकार बनी है और तब से उनकी जो नक्सल समस्या को लेकर कहें कि उनकी जो नीति है वो एकदम स्पष्ट है कि इस समस्या को हर हाल में बस्तर और छत्तीसगढ़ से दूर करना है और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, जिस स्तर पर जाकर करना पड़े वो करने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा कि पहले भी ऑपरेशन होते थे, पहले भी सुरक्षा बल के जवान मजबूती से लड़ते थे, लेकिन वो फेल होते थे। फेल होने का कहना ये होता था कि सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान ज़्यादा होता था और नक्सलियों को नुकसान कम होता था। लेकिन जब सरकार ने अपनी नीति को बदला और इस ओर ध्यान दिया कि न सिर्फ मजबूती से लड़ाई लड़ना है ग्राउंड पर, बल्कि आसपास के इलाकों में जनता का दिल जीतना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो नक्सल संगठन से जुड़ गए हैं किसी भी कारणवश, कई लोग चाहे वो मजबूरी में जुड़ गए हों, कई लोग धमकी के चलते जुड़े हों, कई लोग प्रलोभन में जुड़ गए हों, उनको वापस लोकतंत्र पर भरोसा दिलवाना और सरकार के पास जोड़ना, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सरकार को जो भी सलाह उनको दिए सलाहकार लोग थे और जब सरकार ने पूरा चिंता किया तो उन्हें उससे समझ आया कि हमको जो लड़ाई लड़नी है उसके साथ साथ जनता का दिल जीतने के लिए वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हर हाल में पहुँचाना है। वो भी मूलभूत सुविधाएं कौन सी है? अगर गांव में सड़क नहीं है तो सड़क पहुँचाई जाए, राशन, बिजली और पानी की व्यवस्था हो या फिर शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उस पर पहले फोकस होना चाहिए। और जो जनता के मन में फोर्स का एक भय हुआ करता था उसको फ्रेंडली किया जाए, वो फोर्स से ना डरे बल्कि उनको अपना दोस्त समझे। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए नियत निर्धार योजना की शुरुआत सरकार ने पिछले साल की थी, जिसके तहत जो भी नए कैंप बनेंगे उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव होंगे उन गाँवों को उस योजना के तहत सबसे पहले जो सरकारी सुविधाएं हों, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, दोनों योजनाओं को पहले पहुंचाना है, प्राथमिकता पे पहुंचाना है और सिंगल विंडो में पहुंचाना है। यानी कि ग्रामीणों को कोई तकलीफ ना हो, सीधे सरकार उन तक पहुंचे, क्योंकि सरकार उन तक नहीं पहुंचती थी तो माओवादी पहुंचते थे और माओवादी जब पहुंचते थे तो उन्हीं को अपना सरकार समझ लेते थे और उनके साथ हो लेते थे। तो इसको दूर करने में कामयाबी हुई और इसका फायदा ये मिला कि जब सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन पर जाने लगे तो माफी के साथ रोकना चाहूंगी, अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं वो सुनाते पहले। उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद, इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए माने गए। और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ,
10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर, यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एकरूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी। तो आप देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। वो बता रहे हैं कि कैसे हर एक मोर्चे पर हमारे जाबाज जवान बॉर्डर पर आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देश के भीतर नक्सलियों को कैसे चकनाचूर कर रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। नीलेश, पहले अपनी बात कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल, जहाँ से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे ख़त्म किया था कि किस तरह से जो सरकार ने नीति बनाई है नक्सल समस्या से समाधान के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो उस साफ साफ है कि जब ग्राउंड पर जनता का दिल जीतना है तो उनको उनकी सुविधाएं, उनकी ज़रूरतें और उन तक सरकार की पहुँच हो पाए, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत थी। तो वो नयन निर्लार योजना जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसके तहत गाँव वालों तक पहुँचना, वहाँ पर सुविधाएँ पहुँचाना और सबसे ज़्यादा इन सबसे कहीं आगे कि सरकार और जनता का भरोसा जीतने के लिए उनको ये बताना कि हम आपके अपने हैं, हम आपके हितैषी हैं और सरकार ही वो एक तरह से स्तंभ है जो इस बात को पुष्टि कर सकती है
कि आपके यहाँ विकास हो सकता है। जो जिनके साथ जिनके बहकावे में आप जा रहे हैं वो एक तरह से लोकतंत्र के दुश्मन है। ऐसे में जब इसके लिए चरणवार तरीके से काम शुरू किया गया तो उसका हमको नतीजा देखने को मिला है पिछले 1.5 सालों में कि जब फोर्स बड़ी बड़ी मुठभेड़ पर निकल रही है, बड़े ऑपरेशन कर रही है, जिसमें 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसमें 20-25 किलोमीटर तक पैदल भी कई बार चलना पड़ता है, तब भी उसकी सूचनाएं जो हैं वो नक्सलियों तक लीक नहीं हो रही है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि ग्रामीण किसी धमकी में, प्रलोभन में या फिर किसी भी प्रभाव में आकर ये सूचनाएं कि फोर्स निकल रही है, पैदल कहीं मूवमेंट कर रही है, इसकी सूचनाएं अलग अलग माध्यमों से, जैसा कि कल हमारे साथ जुड़े थे स्पेशल डीजी रहे हैं नक्सल मामले में और बस्तर में बहुत काम किए आर के विज साहब, वो भी बता रहे थे कि कैसे उन इलाकों में जब ऑपरेशन के लिए जाया जाता था तो ग्रामीण नगाड़े बजाते थे, सीटी बजाते थे, रेडियो ओपन कर देते थे। सफलतापूर्वक उसे एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, उसके रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। उन जगहों पर टावर लगाए जा रहे हैं, लोगों का भरोसा जीता जा रहा है। नीरज, जो गंगालूर है जहां पे कल बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वो एक समय में नक्सलियों की अघोषित राजधानी हुआ करती थी। वहां पे यूनिवर्सिटी से कहा जाता था नक्सलियों का, और उसी गढ़ में घुसकर जिस तरीके से हमारे जाबाजों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, अपने आप में बड़ी उपलब्धि तब और हो जाती है क्योंकि इसी वक्त जब एक खास अभियान नक्सलियों के द्वारा चलाया जाता है, जब ये खूनी खेल खेलते हैं, तो इसी वक्त बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, आपने बहुत सही कहा कि गंगालूर जो है बीजापुर का इलाका वो नक्सलियों की घोषित राजधानी है, क्योंकि नक्सली बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे हैं। हिड़मा का वो इलाका रहा है, उस इलाके में लगातार जो है फोर्स की मूवमेंट नहीं होती थी। हिड़मा जो है उस इलाके में अपना दबदबा कायम कर रखा हुआ था, अपना दहशत कायम कर रखा हुआ था। उस इलाके में अब विकास की योजनाएं पहुंची है, फोर्स पहुंची है, उस इलाके में अब कैंप खोलने चालू हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, मैं इस पर कांकेर के जिला मुख्यालय में हूँ, एसपी कार्यालय में, और मेरे पीछे जो है 4 मारे गए जो माओवादी हैं उनके शवों को फिलहाल लाया गया है, और यहाँ पर जो वेपन्स है वो यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। चारों माओवादी के जो शव है फिलहाल यहाँ पर हैं, और एक एक करके यहाँ पर उठाकर इसे जो है गाड़ियों में डाला जा रहा है। और इसके अलावा जो कई वेपन्स ऐसे मिले हैं जो कि वेपन्स SLR हैं, 303 है, इसके अलावा अन्य वेपन्स बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य सामग्रियां मिली हैं। आपको बता दूं कि जो 4 माओवादी मारे गए हैं उस पर बड़े कैडर का माओवादी है, और उसमें सबसे पहला नाम है लोकेश हेमला, जो कि कंपनी नंबर 5 का सदस्य है। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा जगत उर्फ गगन बताया जा रहा है, प्लाटून नंबर 17 का, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और एक अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला माओवादी मारी गई है। फिलहाल इसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, ये बड़े कैडर के माओवादी है या फिर छोटे कैडर के माओवादी है, फिलहाल इसकी शिनाख्ती के बाद समझ आएगा। लेकिन जो इनपुट निकलकर सामने आए हैं उसमें यही है कि लगभग 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से हथियार वहां पर बरामद हुए हैं और जिस तरह से सामग्रियां मिली है, इससे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो इलाके में नक्सली भारी संख्या में रहे होंगे। जब जवान वहां पर पहुंचे तो जवानों के फायरिंग के बाद वो नक्सली भाग निकले होंगे, लेकिन अगर उस इलाके में सफलता मिलती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो सकती थी और जवानों को बड़ी सफलता मिल सकती थी। जिस तरह से बीजापुर के इलाके में मिला, बीजापुर के इलाके में तगड़ी इनपुट थी, उस इनपुट के आधार पर काम किया गया। कांकेर में भी इनपुट बहुत तगड़े थे, क्योंकि जो विजय रेड्डी की बात आ रही है वो लगभग DBC मेंबर, माफ कीजिएगा, MMCA मेंबर है, उसके ऊपर लगभग 25 लाख रुपए का इनामी घोषित था। और लगभग वहां पर कई ऐसे छोटे बड़े कैडर के 35 से 40 माओवादी थे। तो बड़ी संख्या में माओवादी इस इलाके में है, और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि जो कांकेर के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि सीमा से जुड़ा हुआ नारायणपुर है, इसके अलावा हम बात करें आसपास के इलाकों की और बस्तर की बात करें, तो भारी संख्या में माओवादी भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है उसका लाभ लेने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। काफी संख्या में माओवादी आ रहे हैं, उनके इनपुट के आधार पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और पुख्ता इनपुट है। क्योंकि देखिए, बस्तर के इलाके में जब हम पहुंचे थे तो बस्तर में देखा था कि किस तरह से जवान वहां पर जब पहुंचे तो बंकर बना के रखा हुआ है। वहां पर नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्रियां थी, नक्सली छुपने के लिए किस तरह से बंकरों का इस्तेमाल करते थे, वो सब दिखाए गए हैं। तो ये तगड़े इनपुट है जो बस्तर के लोगों के लिए एक खुशहाली की खबर है कि लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त किया जा रहा है, और अच्छी बात है कि अब हमारा बस्तर जो है वो बदल रहा है, वहां पे खुशहाली लौट रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। नक्सल मुक्त गांव को लेकर यहां पे गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये पहले आपको सुनाते हैं। पंचायत भी उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा, बहुत सारे स्थानों पर पहली बार मतदान हुआ है, पहली बार लोगों ने वोट डाला है। अभी नियद नीलानार के 125 पंचायत हैं। हमारे 55 नए कैंप हमारी नई सरकार बनने के बाद खुले हैं, जिसमें नियद नीलानार के क्षेत्र में जो 31 कैंप खुले हैं उसके अंतर्गत 125 पंचायतों को लिया जा रहा है। 125 पंचायत जो लिए गए हैं, उन सारे 125 पंचायतों को मिला करके
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो उसमें विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर तक ला करके 2 दिनों का एक्सपोजर विजिट भी उन सबका किया जा रहा है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं। आपको ध्यान आएगा जब वो यहाँ आते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बच्चे कभी जगदलपुर नहीं आए हैं, कभी रायपुर नहीं आए हैं, कभी टीवी नहीं देखे। मैंने विचित्र स्थिति है भाई। उन गाँवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सब होगा वैसे ही उनके चंगुल से वो छूट जाएंगे। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है। तो नक्सल मुक्त गांव को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। पंचायत भी उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा बहुत सारे स्थानों पर पहली बार मतदान हुआ है, पहली बार लोगों ने वोट डाला है। अभी नियद नीलानार के 125 पंचायत हैं। हमारे 55 नए कैंप हमारी नई सरकार बनने के बाद खुले हैं, जिसमें नियद नीलानार के क्षेत्र में जो 31 कैंप खुले हैं उसके अंतर्गत 125 पंचायतों को लिया जा रहा है। 125 पंचायत जो लिए गए हैं उन सारे 125 पंचायतों को मिला करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो उसमें विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर तक ला करके 2 दिनों का एक्सपोजर विजिट भी उन सबका किया जा रहा है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं। आपको ध्यान आएगा जब वो यहाँ आते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बच्चे कभी जगदलपुर नहीं आए हैं, कभी रायपुर नहीं आए हैं, कभी टीवी नहीं देखे। मैंने विचित्र स्थिति है भाई। उन गाँवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सब होगा वैसे ही उनके चंगुल से वो छूट जाएंगे। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है। तो हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, करीब 3 दशक से नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ के लोग झेल रहे हैं। हालांकि अब नक्सलवाद पूरी तरीके से हाशिए पर आया है, लेकिन जब ये सीटीयूसी का जब ये कैंपेन चलता है तो उस वक्त हमने देखा कि कैसे नक्सली खूनी खेल खेलते थे। इस बार का ये कैंपेन उन पर ही भारी पड़ गया है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से मैं इस बात का घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि पहले के सालों को हम देखें, खासकर 2020 है उसके पहले देखें या 21-22 से पहले के देखें तो जितनी भी बड़ी घटनाएं जिसमें सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा है वो सारी घटनाएं फरवरी के एंड से यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक से जून तक चली हैं। चाहे जिसमें ताड़मेटला की 2010 की घटना हो जिसमें 76 जवान मारे गए थे, या फिर रानी बोतली की घटना हो जिसमें 55 जवानों को थाने के अंदर बंद करके बकायदा उन पर हमला किया गया था और बड़े ही खूनी संघर्ष नक्सलियों ने किया था। 55 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा जितनी भी बड़ी घटनाएं हो, कुछ पिछले सालों की बात करें तो 2019 में मिनपा की घटना हो, 2020-21 में 20 में मिनपा की घटना और 21 में जो है टेकलगुड़म की घटना हो, या फिर इसके अलावा तमाम अरनपुर की घटना हो जिसमें 15 जवान शहीद हुए थे। तमाम ऐसी घटनाएं जिसमें भी कि डबल डिजिट में जो जवानों की शहादत हुई थी, सारी घटनाएं जो हैं इसी महीनों में दी गई थी अंजाम। और इसके अलावा जो सबसे काला दाग बताया जाता है छत्तीसगढ़ के लिए, झीरम घाटी का हमला, जिसमें विपक्ष के तत्कालीन नेताओं की बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई थी झीरम घाटी में, वो भी इन्हीं महीनों में, मई के महीनों में किया गया था। और लेकिन अब उल्टा हो रहा है और इन्हीं महीनों में नक्सल बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। उसके पीछे जो जिस पर मैं बार बार आ रहा हूं कि जो सरकार ने आम लोगों का दिल जीतने का कोशिश किया और इसके बाद बड़ा सकारात्मक परिणाम हम देखते हैं। नीरज, यही सवाल आपसे, अब जो तस्वीर बदल रही है, टेकलगुड़े में टावर लग रहे हैं जो किसी वक्त नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, ये बदलती हुई तस्वीर पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, आपने पहले टीसीओसी की बात की तो मैं टीसीओसी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि टीसीओसी जो था वो नक्सलियों के लिए सबसे मजबूत समय हुआ करता था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन हालिया दौरों में ये हुआ है कि जवान जो है उस इलाके में पहुंच रहे हैं, उस इलाके में पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, सबसे पहली कार्रवाई जो है इनकी कमर तोड़ने की हुई। कमर तोड़ने की ये कि जो उन तक सामान सप्लाई किया करते थे, उन सामान सप्लाई
नक्सली चैन को तोड़ने का काम किया गया। जगह जगह जिस जगह से कभी कैंप नहीं बैठ सकते थे उस जगह कैंप बैठाना आरंभ हुआ। तो जो रास्ते थे, जिस रास्ते से उन्हें सामान की सप्लाई की जाती थी, विस्फोटक की सप्लाई की जाती थी, वो रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए। इस ब्लॉक होने से यह फायदा हुआ कि उन तक सामग्रियां नहीं पहुंच लगी। फिर धीरे से दबाव इतना बढ़ना चालू हो गया, जवान अंदर घुसने चालू हो गए, तो नक्सलियों की कमर अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसलिए अब उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। यही वजह है कि टीसीओसी के समय में भी नक्सली मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जवान अंदर घुस रहे हैं। विकास की बात आपने कही, बिल्कुल। विकास इस वाकई में निश्चित तौर पर यह कहें कि विकास हुआ है, बिल्कुल क्योंकि विकास की अंदरूनी बयार इलाकों बह में रही जिस तरह है, से जिससे किए लोगों हैं। का जीवन भी संवर रहा है और नक्सलियों को भी उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुला ऑफर और बेहतरीन ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया है। फिलहाल विस्तार से आप दोनों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है और इसी बीच अभी भी सरकार की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया गया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।